कुछ लार्ज ट्रेड्स होने उनकी भी चर्चा क्विकली कर लेंगे। हो सकता है 8:45 ऑनवर्ड्स वाली विंडो में ना ट्रांजैक्ट हो जाए, तो उन पे बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन पहले एलिफेंट इन द रूम, वो आरबीआई की गाज गिरे चली जा रही है एक एक करके। और अब इस बार बारी जेएम फाइनेंशियल की। हर्षदा, दरअसल क्या कहा, क्या किया आरबीआई ने? ये इनफैक्ट कल और आज में फिर दूसरा एलिफेंट हो जाएगा आशीष। लेकिन हाँ, आरबीआई ने सख्त दरअसल इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जेएम फाइनेंशियल अब यहाँ से शेयर्स और साथ ही डिबेंचर्स की किसी तरह की फाइनेंशियल लेंडिंग नहीं करेगा। साथ ही साथ कोई भी लोन अगेंस्ट आईपीओ ऑफ शेयर्स, आईपीओ के लिए आवेदन अगर आप भर रहे हैं उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए अगेंस्ट शेयर्स, वो जेएम फाइनेंशियल पर भी पाबंदी आती हुई दिखाई दे रही है। अब आरबीआई ने कहा है कि जो भी एक्शन लिया गया है, सीरियस खामियां बरती जा रही थी, इसीलिए हम ये बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू लोन सैंक्शन बाय कंपनी फॉर आईपीओ फाइनेंसिंग और एनसीडी सब्सक्रिप्शंस, एक लिमिटेड रिव्यू हुआ और वहां पर कुछ खामियां निकल कर आई हैं, इसीलिए बड़ा एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली आरबीआई थोड़ी सी और सख्ती अपना रहा है। कल ऑफ कोर्स आईएफएल फाइनेंस के केस में हमने देखा था, अब जेएम फाइनेंशियल की बारी आती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर एक और डिटेल रिपोर्ट आनी है, डिटेल रिव्यू होना है। हालांकि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से ये ऑफ कोर्स अपडेट आया है कि उन्होंने सभी नियमों का पालन किया है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स इस रिव्यू में वो आरबीआई के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जेएम फाइनेंशियल के लिहाज से कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। लेकिन क्लियरली अब क्योंकि आरबीआई का एक्शन आया है, इस स्टॉक पर वो तलवार लटकती हुई दिखाई देगी। कल वैसे भी 2% नीचे था। कल आईएफएल फाइनेंस पे हम रिएक्ट कर रहे थे, आज बिग स्टॉक में चर्चा भी करी, क्योंकि कल जाते ही लोअर सर्किट पे लग गया। खूब आउटस्टैंडिंग पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हुए थे, आज भी दबाव में आएगा। और आज जेएम फाइनेंशियल पे भी गाज गिरती हुई, तो इस पर अब स्टॉक पे चर्चा नहीं करता, खुलने देते हैं। कहीं पे अगर सर्किट से बच गया तब एक्सपर्ट से बातचीत कर लेंगे, अदरवाइज दिक्कत में है ये काउंटर तो। पर इस पे नहीं कहूंगा। एनबीएफसी इस पे मॉर्गन स्टैनली की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कहती है कि आरबीआई का पहले इस बार जेएम फाइनेंशियल पे एक्शन हुआ है, इससे पहले आईएफएल फाइनेंस पे हुआ था, और कुछ और इंस्टेंसेस ऐसे आए तो एक मीनिंगफुल ओवरहैंग बन जाएगा एनबीएफसी यूनिवर्स पे नियर टर्म के लिहाज से। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस कल इन्हीं सब के बीच में 4-4.25% गिरे हुए थे, निफ्टी के टॉप लूजर्स थे। सेकंड हाफ में देखिए किस तरह का प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया था। बहती साहब, आई एम श्योर कल शाम को चेक किया होगा इन स्टॉक्स को, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, दबाव गहराएगा क्या? जी आशीष जी, बजाज फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ तो जरूर प्रेशर देखने मिल रहा है, और यहाँ शायद प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। तो हमारी सलाह है इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करे, लेकिन जिनके पास शॉर्ट है बने रहे। जो स्टॉप लॉस है उसे सिर्फ ट्रेल करके नीचे ले आए। 6490 का एक एसएल रखे, और हमें लग रहा है जिससे आपका सेटअप बना हुआ है शायद 6200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बाकी सेलेक्टिवली एनबीएफसी में जैसे एल&टी फाइनेंस एंड एम&एम फाइनेंस, वहां ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिखने मिल रहा है। तो अगर कोई बढ़ावत कोई मूवमेंट मिलता है तो वहां जरूर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। एक बात, एनबीएफसी सारे वैसे रडार पे रहेंगे, देखते हैं आज कैसा पैन आउट होता है दिन। गावा सर, एक काम करिएगा, एनबीएफसी की चर्चा हुई ना, तो आप पीएफसी और आरईसी का चार्ट टटोल के रखिएगा, कौन से में ज्यादा कन्विक्शन, पोजीशनिंग कैसी, तेजी का मन बन रहा है नहीं बन रहा है। मैं सीएलएससी की रिपोर्ट जो हमने टच अपॉन करी थी उस पर आऊंगा आगे, एनबीएफसी पे अभी और बातचीत करेंगे। लेकिन पहले वो दो लार्ज ट्रेड जो होने, एक एक करके उनको एड्रेस कर लिया जाए। पहले जोमैटो। मानस, आप चार्ट रेडी रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? जोमैटो में दरअसल एंटफिन सिंगापुर जो कंपनी में करीब 6.32% हिस्सा होल्ड करती है, वो आज एक ब्लॉक में करीब 2% स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। लगभग 17.64 करोड़ शेयर्स बिकने के लिए आ सकते हैं, जिनका रफली करीब 2% हिस्सा होगा। अब यहाँ पर डील साइज ध्यान दीजिएगा, 2812 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। ये कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर सौदा होने के आसार हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि एड फाइनेंस के पास पहले से शेयर है, तो एक 90 डे का लॉक इन पीरियड रहेगा, उस पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान में रखना है। लेकिन पूरा हिस्सा नहीं बिक रहा है, 6.32% से करीब 2% हिस्सा वो बेचते हुए दिखाई देंगे आज के दिन। जोमैटो पे आज एक लार्ज ट्रेड लाइकली, आवाज की एक्सक्लूसिव एंड फाइनेंशियल चंक बेचेगा। मानस, बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक था, गजब का मूव, गजब का मोमेंटम। क्या वॉच आउट करोगे आप? क्या लेवल्स डिफेंड करने की जरूरत, कहां समीकरण बिगड़ेंगे?
देखिए, पहले तो ट्रेंड समझे तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले ही 2021 के हाईज को टेस्ट किया था। वहां पर कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड में कहीं कोई भी नेगेटिव पैटर्न्स नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। सबसे पहले तो आपको आज 159 के लेवल्स देखने हैं, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि 147 के आसपास है। तो जब तक 147 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश बना रहेगा। मेरा तो समझना है कि अगर कोई गिरावट मिले और अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, तो 144 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में 185 तक के भाव आपको जोमेटो में देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए बने रहने की सलाह रहेगी और गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन 144 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, ट्रेंड खासा पॉजिटिव। आज देखते हैं कौन सी विंडो पे कैसे ट्रांजैक्शन होता है, कितना हाथों हाथ लिया जाता है। दूसरा ऐसे ही लार्ज ट्रेड इंतजार करेंगे हम लोग, संवर्धन मदरसन, ये भी आवाज की एक एक्सक्लूसिव। हजदा, हमारे पास क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर दरअसल सुमितोमो वायरिंग अपनी हिस्सेदारी कुछ बेचता हुआ दिखाई देगा। वो करीब 4.5% स्टेक बेचने के लिए आज मार्केट में आएगा। ये भी एक ब्लॉक डील है। डील साइज जो है करीब करीब 30 करोड़ का रहेगा, यानी कि 30 करोड़ शेयरों का है, यानी कि 3541 करोड़ की डील साइज है। बेस प्राइस पहले 122 के आसपास आकी जा रही थी, लेकिन कंपनी ने इसको रिवाइज करके 118 रुपए प्रति शेयर रखा है। तो ये भी मेरे ख्याल में बाजार खुलने के साथ ही सौदा होने के आसार हैं। देखते हैं। गावस्कर को टेक्निकली तो बहुत साउंड लग रहा है, तो इसमें पूछने की जरूरत है नहीं। अपन लेवल्स वॉच आउट करेंगे, सौदा कहां होता है, कैसा कंटिन्यूस सेशन में शुरुआत होती है, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे। पर हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आमतौर पे बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स, बहुत सारे QIP इशुएंसेस थोड़ा सा बाजार पे ओवरहैंग बनते हैं। पर लास्ट टाइम जब हुए थे इस तरह से खूब सारी डील्स, तो हाथों हाथ लिया था, क्या पार्टिसिपेशन आया था, बाजार फिर चलने लगा था। इस बार वैसे ही सभी कर रहे हैं ना, इस बार थोड़े से कॉशियस हो आप, क्योंकि इतनी लार्ज ट्रेड्स अब, और कहा जा रहा है खूब पेंडिंग है अभी तो आने। अगली बार विंडो क्लोज होने से पहले कहा जा रहा है खूब मैसिव ट्रांजैक्शन लाइंड अप है, और QIP भी हो ही चले जा रहा है, खूब पैसा सकाउट हो रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल। और देखिए आशीष, क्या होता है ना, हर बार एक ही चीज नहीं काम करती। एक टेम्पलेट बनी थी जिसमें जब स्टेक सेल आ रही थी तो स्टॉक्स भाग रहे थे, उसके बाद भी प्रमोटर बेचे तो भी प्रमोटर बेचे तब भी स्टॉक भाग रहा था, ठीक है ना कहीं जाके सैनिटी प्रिवेल करेगी। और ऐसा नहीं है, बस ये है कि इस केस में संवर्धन मदरसन के केस में वो अर्निंग्स के बाद स्टॉक काफी गिर गया था, उसके बाद उसमें रिकवरी आ गई। वो कल एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी मिल गया, तो हो सकता है कि ये आज शायद चल जाए। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट एकदम सही है। इस समय हो क्या गया है कि रिटेल हर कुछ चेज कर रहा है। मतलब प्रमोटर से ज्यादा कौन जानता है कंपनी के बारे में। प्रमोटर पूरा मतलब इतना हिस्सा बेच रहा है। वो कौन सी बड़ी एक कंपनी आई थी जिसमें 26% स्टेक बिका था अभी 2 हफ्ते पहले। CMS और CMS इन्फो। हाँ, तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है। आजकल हो गया ना मोर लॉयल देन द किंग, वो वाला मामला हो गया है। मतलब प्रमोटर को लग रहा है कि हम, वो वर्लपूल वाला मामला भी आता है आपको। वर्लपूल के प्रमोटर ने खुद CNBC पे जाके बोला कि हम 50 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे रिटेल बोला नहीं, आपको 100 टाइम करना चाहिए, आप 50 टाइम पे क्यों मान रहे हैं? आपको क्या पता? आपको क्या पता, हम जानते हैं आपकी कंपनी के बारे में ज्यादा। तो ये वो वाला मामला हो रहा है बिल्कुल। लेकिन खैर, ट्रेंड जो है मार्केट का उसके साथ ही रहना है। लेकिन हाँ, मतलब नॉर्मली अगर प्रमोटर माल छोड़ रहा है तो मतलब आपको कॉशियस होना चाहिए। लेकिन लिक्विडिटी के आगे सब कुछ धराशायी है, लॉजिक। ट्रू। चलिए अब देखते हैं, विंडो खुली होगी इस समय, कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं तो टिकर टीम क्विकली अपडेट करती रहेगी। गावस्कर, वो पावर फाइनेंशियल्स, PFC, REC सरकारी वाले, दरअसल CLSA की रिपोर्ट आई, दोनों पे खरीदारी करने का कॉल है। 550 का लक्ष्य है PFC पे, 560 का REC पे, जो कह रहे हैं कि सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ग्रॉस NPAs में 60-70 बेसिस पॉइंट्स का देखने को मिलेगा। राइट बैक्स जो हो रहे हैं उसमें भी 60-70 बेसिस पॉइंट्स का दोनों कंपनीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वो लैम्को अमरकंटक डील का रेजोल्यूशन मदद करेगा। हाँ, REC उनका कहना है मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर झेलेगा, इसीलिए PFC ज्यादा बेहतर है। हालांकि पसंद दोनों आ रहे हैं उनको, पर क्योंकि PFC डिस्काउंट पे भी ट्रेड करता है REC से, तो वो ज्यादा गो टू स्टॉक हो सकता है, उसमें ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नजर आते हैं। बाबा सर, चार्ट्स कैसे हैं दोनों में से? किसी में तेजी वेजी का मन बनाओगे या छोड़ दिया जाए टेक्निकली? एक्चुअली देखा जाए तो दोनों का चार्ट एग्जैक्टली सिमिलर है, टू ब्रदर्स जय वीरू, वैसा ही लगता है, कहीं पर चेंज नहीं है। हाँ, अगर पावर फाइनेंस की बात करें तो लगता है एक लेने की जगह अच्छी है, जब वो 426 पार कर लेगा, अच्छी जगह है, फिर एक अप मूव मिलेगा, 450 तक जा सकता है और भी हाई जोन देखेंगे।
बाई मोड पर एक करेक्शन था, 3 हफ्ते का करेक्शन खत्म हुआ, अब पॉज में। आरईसी की बात करें, स्लाइटली बेटर, लेकिन दोनों ही चार्ट सेम है। यहाँ पर 472 पार कर लेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसके बाद ले लीजिए, फिर 500, 550, 550 आते दिनों में देखेंगे। दोनों ही अच्छे हैं, अपमूव है, पॉज है, फिर एक अपमूव शुरू होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ याद आई, आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मैं कह रहा था पीएम मोदी वो इनॉग्रेट करने वाले हैं सुबह 10:30 बजे देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विस जो शुरू होनी है, कोलकाता हावड़ा कनेक्ट करेगी। वो है तो 16-17 किलोमीटर की कुल, लेकिन उसमें से अंडर वाटर मेरे ख्याल से 500 सवा 500 मीटर्स का ही पार्ट है, जो मैंने कुछ गलत बोला था सुबह, तो मैंने कहा वो करेक्ट करूं। अभी पॉपअप आ रहा था कहीं पे तो मुझे याद आया, मैं भूल गया था। सीधा सौदा में मैं और नीरज ने बातचीत करी थी ब्रेक में, तो हम लोग सोचते सीधा सौदा में अपडेट करेंगे, वो भूल गया था मैं। चलिए, अच्छा, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। अब आइए लास्ट ट्रेड्स के बाद हैवेल्स पे। हैवेल्स पे तो ऑलरेडी सावंत साहब का आज का प्रेफर्ड पिक राइड कर रहा है, लेकिन अजदा आज खबर क्या है? खबर यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दरअसल डाइवर्सिफाई कर रही है। अब किचन अप्लायंसेस सेगमेंट में कंपनी उतरेगी, तो ऐसे में कुक टॉप्स, हब्स, चिमनीज और दूसरे इनबिल्ट अप्लायंसेस कंपनी दरअसल लॉन्च करती हुई दिखाई देगी। अब बेसिकली कंपनी का इरादा है इस पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने का, और 2024 के मई के महीने में, यानी कि 2 महीने में ये प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखने लगेंगे। ये टाइमलाइन भी आ चुकी है। अब बेसिकली इस पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। सीएलएसए कहता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बेसिकली किचन सेगमेंट में ऑफ कोर्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि कंपनी मई 2024 में उतर रही है, अगले 3 सालों में कंपनी का फोकस यही रहेगा कि ये टॉप 3 प्लेयर्स में से एक हो। अब अगर ये 10% भी मार्केट शेयर गाना कर लेते हैं, ये सीएलएसए कह रहा है, तो उस लिहाज से 45 से 70 रुपए प्रति शेयर वैल्यू अक्रीशन, वैल्यू में जुड़ता हुआ दिखाई देगा हेवल्स के लिए। इसीलिए वो स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए। खबर है, और उसके साथ सीएलएसए ने भी कह दिया है कि कितना बिजनेस दरअसल इनके हाथ आ सकता है और उसके कितने फायदे दरअसल रिफ्लेक्ट हो सकते हैं प्राइस में। ठीक बात, देखते हैं। अब चाहते तो हैं टॉप 3 प्लेयर्स बनना 3 साल के अंदर ही है, अगर बन गए तो वैल्यू एक्रीशन है। देखते हैं पैन आउट कैसे। खबर अच्छी है, और टेक्निकली सावंत साहब को साउंड लग रहा था, वो प्लेट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। हमें बस वॉच आउट करना है, 1545 के ऊपर चल रहा हो ये स्टॉक तो एक कंडीशनल बाय है आज की रेडिंग सेशन का। 1545 के ऊपर चला तो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, कहां स्टॉप लॉस लगाएं, क्या टारगेट्स के लिए हमें अप्रोच करना है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सतपुते साहब प्लीज चार्ट रेडी रखिएगा। एबीएफआरएल को लेकर के अपडेट्स। यहाँ पर जीआईसी यानी कि कैलेडियम इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने अपना राइट एक्सरसाइज कर दिया अपने वारंट्स को इक्विटी शेयर में बदलने का। अब वारंट्स जो इनके पास थे करीब 1425 करोड़ वर्थ थे, वो इक्विटी में बदल गए हैं। अब 288 रुपए 75 पैसे के आसपास दरअसल ये वारंट्स इनको मई 2022 में इशू किए गए थे, और वहां पर कन्वर्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मई 2022 में कंपनी ने करीब 770 करोड़ वाया प्रेफरेंशियल इशू इन्वेस्ट किया था, और ऑफ कोर्स 1425 करोड़ के वारंट्स लिए थे। उन वारंट्स का कंपनी कन्वर्जन कर रही है। हाँ, मैं देख रहा था किस भाव पे, वो भाव नहीं मिले मुझे कहीं पे कल रात में भी, तो ठीक है, पर ये स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। सतपुर साहब चला जहां से था वहीं पे आके कंसोलिडेट कर रहा है वापस। अच्छी कवर है। अगर थके हुए स्टॉक पे कोई कहता मैं वारंट पूरे इक्विटी में तब्दील कर रहा हूं 1 for 1, तो मतलब उस दमखम जीआईसी एटलीस्ट इक्विटी लेकर खड़ा रहना चाहता है स्टॉक में, पर डाइल्यूशन की कंसर्न्स अपनी जगह। खबर तो इसे पॉजिटिव गिनूंगा, लेकिन स्टॉक थका हुआ है। सतपुर साहब क्या करना चाहिए एबीएफआरएल में? इसके पीयर वीआर तो फट गए हैं, वो ट्रेंड तो पलट के नहीं देख रहे। आशीष जी देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखें तो हमने इसमें ऑलरेडी एक करेक्शन देखा है 270 के लेवल से करीबन 225 तक, और ये जो 220 से लेके 225 का लेवल है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट आता है। कम से कम 5 मूविंग एवरेजेस आते हैं, जहाँ पे 200 डीएमए भी आता है। तो मेरे हिसाब से आशीष जी ये लेवल बढ़िया है, जहां से एक पुल बैक देना चाहिए। ये एफएनओ का काउंटर भी है, तो आज इस पे नजर रखें। 236 229 का कल का क्लोज है, 236 का रेजिस्टेंस है, 236 ये इसका पहला टारगेट होगा पुल बैक का। लेकिन आशीष जी एक चीज ऐड करता हूं, अगर ये 236 का लेवल पार कर दे तो आज इसमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी, कम से कम 250 तक जाएगा। तो नजर रखें आज एबी फैशंस पे। रेडार पे रखें भाई, ऑलरेडी ठंडा पड़ा हुआ है, शायद दमखम दिखा सके ये काउंटर। महानगर गैस, चतुर्वेदी साहब आपके पास आऊंगा। ये गैस रिलेटेड कंपनीज आप लोगों ने कुछ पोर्टफोलियो में रखी नहीं रखी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली, पर पहले खबर
क्या अपडेट्स हैं अर्शदा MGL? इन्होंने दरअसल ओवरनाइट करीब 2.5 रुपए प्रति केजी दाम CNG के बढ़ा दिए हैं। बेसिकली अब मुंबई और मुंबई के घटा दिया, बेग योर पार्डन, घटा दिए हैं। 73 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास आपको प्रति केजी अब CNG मिलेगा। तो ये प्राइस कट आया है क्योंकि बेसिकली कंपनी कह रही जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वो कम हुई हैं, वो दरअसल कंपनी पास ऑन करती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए क्लियरली वो प्राइस कट आता हुआ दिखाई दिया है। प्राइस कट आया है। कैलकुलेशन कहता है पेट्रोल से 53% सेविंग्स इस प्राइस कट के बाद, डीजल से 22% सेविंग्स इस प्राइस कट के बाद गाड़ी वालों के लिए। भाई अपने पास PNG तो है, उसमें कुछ आया नहीं है। चतुर्वेद, आपके पास CNG गाड़ी है क्या? नहीं, मेरे पास CNG गाड़ी नहीं है। किसी को फायदा होता दिख नहीं रहा है यहाँ पे। किसी का नहीं ना? नहीं मेरे पास किसी को फायदा नहीं हो रहा है। PNG पे बात आई नहीं अब तक। खैर, गैस कंपनीज और मेरा तो PNG से भी फायदा नहीं होता। पाइप नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मैं नहीं यूज करता ना, मैं तो एयर फ्रायर यूज करता हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्थ का तड़का जोड़ दिया जाए। ठीक है। अच्छा, गैस कंपनीज, सॉरी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन या MGL इन पर्टिकुलर कुछ रख रहे हो आपने पोर्टफोलियो में? नहीं रखते हो? नहीं आशीष जी, इसको हमने हमारे पोर्टफोलियो में जगह नहीं दी क्योंकि देखिए अभी तो चार्ट्स मैं देख रहा हूँ तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बट क्या है कि इनकी जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा हमें देखने को नजर आती है, तो हमने इसको स्किप किया है क्योंकि रेगुलेटरी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो डायनामिक्स चेंज होते हैं उसका इम्पैक्ट काफी बार आता है, तो उस लिहाज से इसको अवॉइड किया है। और दूसरा क्या है कि हम पावर के स्पेस में ऑलरेडी काफी ओवरवेट है हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में। हमने पहले भी कई बार चर्चा की है, NTPC, कोल इंडिया या इस पूरे ट्रेंड को हमने CPSE ETF के थ्रू भी काफी प्ले किया। और क्योंकि हम पावर स्पेस के अंदर में काफी तेजी में थे, तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है या गैस रिलेटेड जो बिजनेसेस है उनमें कोई भी पोजीशन, अंडरवेट पोजीशन हमने मेंटेन रखी है। बिल्कुल ठीक साहब। क्विकली बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज, तो मुनाफे की तैयारी हो जाएगी पूरी। हर्षदा क्या कह रहा है? कोल इंडिया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड गेवरा माइन जो है उनको एनवायरमेंटल नॉड मिल गया है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस क्लियरेंस के बाद कंपनी 70 मिलियन टन प्रति ईयर बढ़ाती हुई दिखाई देगी, तो वो एक पॉजिटिव है। NHPC ने करीब 1200 मेगावाट का जो जालून अल्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है उत्तर प्रदेश में, वहां पर कामकाज शुरू कर दिया है। लगभग 800 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हुआ था इसमें। REC आप पहले भी मेंशन कर रहे थे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, लेकिन याद रखिएगा 16 मार्च को कंपनी तीसरा इंटरिम डिविडेंड FY24 के लिए घोषित करेगी, तो उस लिहाज से भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। JSW एनर्जी का जो एक स्टेप डाउन आर्म है वो दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए। करीब 250 मेगावाट वाला ये स्टोरेज सिस्टम रहेगा और उस लिहाज से ये कंपनी फोकस में रहेगी। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स रेडार पर रखेंगे। प्रोमोटर ग्रुप करीब 5% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए, और ये करीब 1220 के आसपास सौदा होने के आसार बन रहे हैं। आवास फाइनेंशियर्स का यहाँ पर दरअसल 2 कल बड़े बिकवाल आए थे। लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग्स, इन्होंने करीब 58 लाख शेयर बेचे, नेली 7.38% हिस्सा। पार्टनर ग्रुप ने भी 5.25% हिस्सा बेचा। खरीदारों में लगभग 8% स्टेक SBI म्यूचुअल फंड ने लिया है। अमानसा होल्डिंग ने लगभग 3% स्टेक खरीदा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। MIDC ने कहा है कि 512 हेक्टेयर का जो प्लॉट इनको नासिक में मिला था उसको तुरंत प्रभाव से वेकेट करें। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपडेट ये निकल कर आ रहा है, कंपनी को DRDO से स्पेस बेस्ड EW पेलोड्स के लिए एक 187 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस के लिए भी एक नेगेटिव खबर है, 100 करोड़ की टैक्स डिमांड नोटिस इनके हाथ लगती हुई दिखाई दी है। रखिए इन तमाम काउंटर्स को रडार पे। इंतजार कर रहा था जोमेटो या संवर्धन मदरसन की कोई लार्ज ट्रेड हो जाएगी, ब्लॉक विंडो में हो गई डॉलर इंडस्ट्रीज की। तो इसको रखिए रडार पे। क्विकली मुनाफे की तैयारी पूरी। ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग पहला सौदा में। अब ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है।
यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।